बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अख्तर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बड़ा मुनफरिद और दिलचस्प टॉपिक मैंने चुना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सफ़र चल रहे हैं और वो सफ़र जो होते हैं उनका एंड क्या होता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे निकाला, सही है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कौम को घबराना नहीं है से लेकर हम आए अब अगर मुझे निकाला। अच्छा, इससे पहले जो थे, जो एक बहुत बड़े इसे कहते हैं लीडर और बहुत 3 दफा मुंतखब होने वाले, गौर से जरा सुनिएगा, मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। तो हमारा आज का अनुमान है मुझे क्यों निकाला से अगर मुझे निकाला। अच्छा, ये देखिए, बड़े मजे की बात ये देखिए कि एक वो शख्स जो पाकिस्तान की कौम का मसीहा बनने के लिए आया, जिसको पाकिस्तानी कौम ने, मैं ये समझता हूं कि 19 ये समझ लीजिए कि जब से पाकिस्तान बना है, ये तीसरी मर्तबा किसी लीडर को जो है कौम ने भरपूर मैंडेट देने की कोशिश की, लेकिन उसको वो मैंडेट मिला नहीं जो उसको मिलना चाहिए था। इसके बावजूद कौम ने तब्दीली के नारे को जो था वो एक्सेप्ट करते हुए एक ऐसे शख्स को जिसका माजी बड़ा दागदार था, सब जानते हैं, और बहुत सारे उसके ऊपर मामला थे हकीम सईद के हवाले से, और वो क्या नाम है, मजहबी स्कॉलर जो है डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से, उन्होंने बहुत पहले इसके हवाले से बहुत सारी पेशन गोइयां की थी। लेकिन उसके बावजूद जो उसने स्लोगन जो नारा दिया था, असल हमारी कौम जो है हमेशा बेकी है नारे के ऊपर। कभी रोटी कपड़ा मकान का नारा, कभी इस्लामी निजाम का नारा, कभी कौमियत का जो नारा, कभी किसी चीज। इनका नारा था हक और इंसाफ, सदाकत, और फिर हम जो है वो किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब छोड़ूंगा नहीं से मुराद ये है कि वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे बस इख्तिदार की कुर्सी एक दफा मिल जाए फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब उनका सवाल यही आ गया यहाँ पर पहुंच के। कौम ये समझ रही थी, वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक को पकड़ूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, डाकुओं को पकड़ूंगा, लुटेरों को पकड़ूंगा और सजाएं दिलवाऊंगा। लेकिन नहीं, वो असल में हमेशा जुबानें बात करते आए। उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मुझे एक दफा हुकूमत दे दो। उसके लिए चाहे उनको जनाब अली शरई काम करने पड़े, चाहे गैर शरई काम करने पड़े, सारे काम किए उन्होंने। बाजारात में जाके सजदे भी किए। हमारे आलिम दीन उनके साथ लगे हुए, मुफ्तियान उनके साथ लगे हुए। किसी को ये तौफीक नहीं हुई है कि उससे पूछते कि भाई तूने सजदा क्यों किया था जाके चौखट के ऊपर। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हम ये देख रहे हैं कि लोग कुछ नहीं देख रहे, लोग ये देख रहे थे कि जनाब अली इसने जो बात की है कि जनाब अली कि मैं जो है वो एहतसाब करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो एहतसाब 3.5 साल के अंदर जो उन्होंने किया वो कौम के साथ सामने में उस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता। हाँ, कौम को दर्ज ये देते आए 3.5 साल कि घबराना नहीं है, लेकिन अब टांगे किस तरह से कांप रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आप देख लें, कौम भी देख लें कि नौबत ये आ गई, अगर मुझे निकाला तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो एक साहब जिनको निकाला गया था, अच्छा मजे की बात जो है, जिनको निकाला गया था उनके हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करता चलूं। आप ये मत समझिएगा कि कोई वो मैं उनका चाहने वाला हूं या मैं उनकी पार्टी को पसंद करता हूं या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उन्होंने कुछ काम जरूर अच्छे किए। पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने देने की कोशिश की, उस पर मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। रोड मैप जो उन्होंने पाकिस्तान का बनाया, और वो थोड़े अरसे और रहते तो और अच्छा रोड मैप बनता। अभी 4 दिन पहले की बात है, कराची से मेरा ताल्लुक है, तो हमारे कुछ दोस्त, मेरे हम उम्र, बल्कि मुझसे भी ज्यादा कुछ लोग उम्र में बड़े, उन्होंने और जो है वो जो ग्रीन बस कराची में चली है उस पर सफर किया, शौकिया सफर किया, अपनी गाड़ियां खड़ी करके बस में बैठे गए। वीडियो क्लिप वगैरह मुझे भेजिए, मौका मिला तो कोई और प्रोग्राम करके उसको वीडियो क्लिप वगैरह आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा जी कोई कहता है मैं 25 साल बाद बस में बैठा हूँ, कोई कहता है मैं 30 साल बाद बैठा हूँ, कोई 12-15 साल बैठा है, जो इससे पहले जो कि बसें खत्म हो चुकी थी। तो
ये प्रोजेक्ट किसका था? ये प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ का था, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिए। यानी जो सफर वो सुरजानी टाउन कराची से लेकर सदर तक जो बस जा रही है, जो वो टैक्सी के अंदर और दूसरे उबर के अंदर दूसरे को 500 और 1000 और 1500 रुपए देखे करते, वो सफर उन्होंने सिर्फ 200 रुपए में किया। तो कितना फर्क देख लीजिए आप। तो ये सारा कुछ कारनामा जो नवाज शरीफ का था, इससे पहले भी उसने जो हाईवेज वगैरह रोड्स वगैरह बनाए। अच्छा, अब बात आती है कि उनका सवाल था मुझे क्यों निकाला, और मैं ये कहता हूं, मैं इस बात की तायद करता हूं कि ये जवाब वो लोग देंगे जिन्होंने उनको निकाला था, अब वो कोई भी थे। देखिए, जो पनामा का केस था उसमें 400 से ज्यादा अफराद थे पाकिस्तानी जिनके खिलाफ, जिनके नाम पनामा में आए थे। अब आप मुझे, अदालत से भी मेरा सवाल है, हमारे इदारों से भी मेरा सवाल है कि उन 400 में से कितने लोगों को जनाब आली आपने सजा दी और उनको सलाखों के पीछे भेजा? मुझे 4 नाम गिना दीजिए, कोई बड़े बड़े क्या छोटे 4 नाम गिना दीजिए। आपने 400-450 में से सिर्फ एक टारगेट करना था, और वो पनामा भी एक ड्रामा था, वो क्रिएट करवाया गया था, उसमें कुछ दूसरे मुल्क के लोग भी लपेट में आ गए, और असल टारगेट नवाज शरीफ था, उसकी हुकूमत थी। और जिन लोगों ने ये कराया था आपको अच्छी तरह से मालूम है, पूरी कौम भी जानती है। और वही लोग जो हैं अब के जो नारा है जिनका, अगर मुझे निकाला, उनको लाने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि चले, वो तो बेचारा रोते रोते चला गया, उसको आपने फिर दोबारा निकाल दिया। पहले हुकूमत से निकाला, फिर मुल्क से निकाला, 2 मरतबा निकाला, तो वो यही सवाल करता है मुझे क्यों निकाला। ठीक है, ये खुद नहीं गया है, उसको निकाला गया है, ये तस्दीक शुदा बात मैं आपको बता रहा हूं। और उसको बाहर भेजने में इमरान नियाजी साहब का बड़ा हाथ था कि किसी भी तरह से ये बाहर चला जाए। और क्यों कि वो बाहर चला जाएगा तो ये उसके पीछे ढोल और ताशे बजाएंगे, देखो भाग गया, लुटेरा है, भाग गया ये, और यही इनकी हुकूमत देख लें करती आ रही है। उसको बाहर निकालने में इन्होंने कलेजी किरदार अदा किया ताकि खुद वोटिंग करें, कुछ रेटिंग अपनी बढ़ाएं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब इस नौबत यह आ गई है, ये कहते हैं अगर मुझे निकाला। अब मेरा सवाल ये है कि आपको कौन निकालेगा? आप ये धमकी किसको दे रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं पहले से ज्यादा जो है ना खतरनाक बन जाऊंगा। यानी इसका मतलब ये आपने एडमिट कर लिया, मैं पहले से ज्यादा जो है ना वो इंतकाम लूंगा। यानी इसका मतलब आपने कह दिया कि आप जो है इंतकामी सियासत कर रहे हैं। जिस दिन से हुकूमत में आए आपने टारगेट किया है लोगों को, उनके साथ आप जिन जिन से भी आपकी किसी भी हवाले से कोई, चाहे वो आपकी पार्टी के लोग थे, चाहे वो जनाब अली आप अपोजिशन के लोग थे, जहां जहां जब कभी भी किसी से आपका कोई टकरा हुआ था, उन सबको आपने जो है वो अपनी लोंडी नेब के जरिए और अपने मातहत अदालत के जरिए, देखिए इसमें अदालत को भी बड़ा घिनौना किरदार है। मैं बार बार कहता आया हूं, सबसे बड़ा घिनौना किरदार हमारे पाकिस्तान को डी-एस्टेब्लिश करने और आगे ना बढ़ने देने में अदालतों का बड़ा अहम किरदार है, बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो अदालतों ने भी, और जनाब नियाजी साहब, आप कौम को ये नारा देते आए कि घबराना नहीं है, अब आपकी टांगें कब कब आ रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं ये कर दूंगा, अगर मुझे निकाला तो मैं वो कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब आप मुझे बताइए, बड़ी मजाकिया बात है ये। नाज़रीन आप जरा सोचिए, इसको महसूस कीजिए। जिस आदमी के पास हुकूमत हो, वजीर आजम हो, अदालतें उसके मातहत हो, अदालतें उसके मातहत हो, जो साफ नजर आ रहा है, कोई अदालत आजाद नहीं है हमारी। अगर अदालत आजाद होती तो शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम और उजैर बलोच और दूसरे लोग जो है इतनी आसानी से राही नहीं पा लेते, और बहुत सारे लोग जो नेब ने पकड़ के बंद किए थे वो वापस नहीं निकल के आ सकते थे। तो बात ये है कि अदालतें आजाद नहीं है। तो अब मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये नियाजी साहब ने जो राग अलापा है कि अगर मुझे निकाला तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे भाई आप ये बताओ कि जब आपके पास कुव्वत है, ताकत है, पावर है, अदालतें आपके माथे हैं, नेब आपके घर की लोंडी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके आगे हाथ बांधे खड़ा हुआ है, इतने ज्यादा हाथ बांधे हुए मैंने किसी और पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को नहीं देखा, जितना सर झुका हुआ, जितना हाथ बांधा हुआ मैंने जनाब जनरल कमर बाजवा साहब को देखा है। कमर बाजवा साहब, ये आपका लोंडा, आपका लेपालक बच्चा इमरान नियाजी आपको आंखें दिखा रहा है। ये किसको कह रहा है कि अगर मुझे निकाला? कौन निकाल सकता है? क्या नेब निकाल सकता है नियाजी साहब को? अगर नेब नियाजी साहब को निकाल सकता होता
और अगर अदालत पाकिस्तान को अदालत पाकिस्तान जो है वो न्याजी साहब को निकाल सकती होती तो फॉरेन फंडिंग केस कब का जनाब अली उस पर फैसला दिया जा चुका होता। अब रह गया ले दे के एक ही इदारा जो हमारे अस्करी इदारे, अगर वो निकाल सकते हैं तो वाकई वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो ला सकते हैं तो वो निकाल भी सकते हैं। तो ये नियाजी साहब की खुली धमकी है। कमर बाजवा साहब आप सुन लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप सुन लीजिए, ये नियाजी साहब की खुली धमकी है पाकिस्तान के अस्करी इदारों के जिम्मेदारों को कि अगर ये निकाला तो एक जैसे माजी में कह के गया था ना जो सदर पाकिस्तान था साबका जरदारी कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद दुबई भाग गया था, तो बैठा रहा जब तक दोबारा सेटिंग करके हाथ पे जुड़ के अपने आप को सेट करके नहीं लेकर आया। तो बात यह है कि अब नियाजी साहब की घबराहट का यह आलम है कि उन्होंने उन लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि जो लोग उनको हुकूमत में लेकर आए थे। नाज़रीन, अब आपने ये देखना है कि हमारे जो यूथिये हैं वो इस बात पर क्या कहते हैं, क्योंकि अब तक तो नियाजी साहब ये बार बार कहते आ रहे थे घबराना नहीं है, पहले एक साल गुजर गया, मैं अगले साल से मैं तब्दील हो जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, जब 2 साल पूरे हो गए तो अब मेरा रोल देखिएगा, मेरा किरदार देखिएगा। तो 3.5 साल हो गए, अब रोल और किरदार उनका ये आया कि अब वो कोशिश में लगे हुए किसी तरह से अपनी हुकूमत को, पहले दिन से लगे हुए हुकूमत को बचाए, क्योंकि हुकूमत जो है इनकी बैसाखियों पे खड़ी है, पहले दिन से बैसाखियों पे खड़ी है। ये हुकूमत जो थी गैर आईनी हुकूमत थी। मैं आज फिर एक बात ये कह रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ये गैर आईनी हुकूमत थी, ये गैर कानूनी हुकूमत थी, ये गैर शरई हुकूमत थी। ये हुकूमत जो है इसका ड्यूरेशन, अगर कोई सही रहबर और रहनुमा, कोई सही वजीर आजम या कोई सही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए जो हक और सच के ऊपर फैसले करे, तो वो इस हुकूमत का दौरानिया वो जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर जब गैर शाइस्ता और गैर अखलाकी गुफ्तगू होती है उसको स्पीकर असम्बली जो है वो स्पंज कर देता है कि जनाब ये असम्बली का रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगी। तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर शरई हुकूमत जो है इसको भी पाकिस्तान की हिस्ट्री से स्पंज कर देगा। अगर कोई सच्चा रहबर और रहनुमा आ गया वो करवा के दम लेगा, और अगर कोई सच्चा हमारा चीफ जस्टिस आ गया जो सही अदालती निजाम अगर हमारा आजादाना और मुनसिफाना फैसला करेगा, तो मैं ये कहता हूं कि ये ड्यूरेशन जो नियाजी साहब की हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का, इसको उसको स्पंज करना होगा, वो करेगा लाजमी, क्योंकि ये इंतहाई मौलिक बीमारी है जो पाकिस्तान को लगी है। और जब से बीमारी पाकिस्तान को लगी है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो 8 और 9 पर पहुंच रही थी वो गिर के माइनस में गई है। अब अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी संभली है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खतरनाक नासूर है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी जान छुटाए। बात आ गई, एक कहता हुआ चला गया मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, अभी आगे धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कल तक उसके ऊपर बातें कर रहे थे कि जनाब अली उसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया दुनिया भर के अंदर। आज आप खुद पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर उंगलियां उठा रहे हैं। कमर बाजवा साहब को खुल्लम खुल्ला अपने अस्करी इदारों को थ्रेट दे रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बस इसी गुफ्तगू में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप ना पहले कुछ थे, ना अब कुछ हो, ना बाद में कुछ होगे, क्योंकि जिसके पास पावर हो वो जब खुद कुछ नहीं कर सका, ना चोर पकड़ सका, ना डाकू ला सका, ना लूटा हुआ पैसा जिसका आपने वादा किया था बाहर से ला सके, तो आप ना ला सके, तो जब आप इख्तिदार में नहीं होगे तो आप क्या कर सकोगे। वो कहते ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो आप ना इस वक्त आपकी पोजीशन ये है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे अस्करी इदारे और उनके जिम्मेदार जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनको मेरा सलाम।